लेसन नंबर 2 संचालन के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में देखेंगे कि संचालन के सिद्धांत किस लिए बनाए गए हैं, इसका महत्व क्या है। तो संचालन ये सदियों से चली आ रही प्रवृत्ति है। इतिहास पर हम दृष्टि डालेंगे तो दुनिया के विविध देश अपनी अपनी प्रवृत्तियाँ करते हैं और हर जगह हमें संचालन देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के राज्य व्यवस्था से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में युद्ध में हर जगह हमने संचालन का उपयोग देखा है। विविध संचालन शास्त्रियों ने, चिंतकों ने, लेखकों ने समय समय पर संचालन की धारणा बताई है तथा मूल्यांकन किया है और अलग अलग सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वैसे संचालन के विचार का इतिहास कैसा है? अति प्राचीन है और गत कितने वर्षों में संचालन की विचारधाराएं अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत होती है। फ्रेडरिक टेलर के मतानुसार चेस्टर बार्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर, सी के पहलाद आदि ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। हैरोल्ड कुंतज की बात करें तो उन्होंने संचालन की विचारधारा को एक वन के रूप में फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत पारंपरिक विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फ्रेडरिक टेलर, विंसलो टेलर अमेरिकन मैकेनिकल थे। कौन थे? विंसलो टेलर अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। प्रारंभिक स्तर पर थे सामान्य कर्मचारी, अप्रेंटिस के रूप में उन्होंने कारखाने में काम किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में योगदान देकर बेथलहैम स्टील कंपनी के मैनेजर बने। एफडब्ल्यू से लेकर इस दौरान सर्वप्रथम वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत प्रस्तुत उन्होंने किए हैं और इन्हें वैज्ञानिक संचालन के पिता के रूप में भी जाना जाता है। व्यावसायिक संचालन में दो वर्ग अति महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो मालिक और श्रमिक। मालिक अर्थात संचालकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। और कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेतन तथा कार्य संतोष में रुचि। इसके परिणाम स्वरूप दोनों समूह के बीच एक ही लक्ष्य की सूत्रता बनी रहे, किसी भी प्रकार का संघर्ष ना हो। इसलिए इन दोनों के बीच में जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए? सुमेल भरा व्यवहार होना चाहिए। और रूढ़िगत पद्धति में श्रमिक आदेश देकर कार्य करवाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। इसलिए इसे इंग्लिश में कहा गया है रूल ऑफ थंब। श्रमिकों की कोई स्वतंत्र आवाज़ नहीं थी, जबरदस्ती उनसे कार्य कराया जाता था। इस समय आदेश के नियम के साथ टेलर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हम फ्रेडरिक टेलर के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने संचालन का क्या अर्थ बताया है। तो वैज्ञानिक संचालन किसी भी विशेष इकाई में या कारखाने में कर्मचारियों के पक्ष में संपूर्ण मानसिक क्रांति है। क्या है? संपूर्ण मानसिक क्रांति है। उनका कार्य, उनके कर्तव्य, उनके साथ में काम करने वाले कर्मचारियों और मालिकों के जो प्रति जो संपूर्ण मानसिक क्रांति। अब हम देखेंगे कि व्याख्या। तो वैज्ञानिक संचालन की व्याख्या देते हुए फ्रेडरिक बताते हैं, आप लोगों के पास से क्या करवाना चाहते हो यह जानना और निश्चित पद्धति तथा अल्प समय में काम करवाने की पद्धति को यह संचालन कहते हैं। फ्रेडरिक टेलर एक इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने अनेक सिद्धांत के निष्कर्ष निकाले हैं तथा श्रमिकों की उन्होंने तरफदारी की है। उन्होंने कर्मचारियों के प्रति वेतन दर के बारे में भी बात कही है कि यदि आप कर्मचारियों की वेतन दर बढ़ाएंगे तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। और उन्होंने कहा है कि जो भी रूढ़िगत परिस्थितियाँ थी पहले के समय में वह आज के समय में ना हो। हमें नवीन पारंपरिक विचारधाराओं को अपनाना है और संचालकों को वेतन दर घटाना
न पड़े, कर्मचारी इस तरह की काम चोरी न करे, शेष बातों को उन्होंने ध्यान दिया है। उन्होंने रूढ़िगत संचालन की चुनौती का स्वरूप उन्होंने एक क्रांतिकारी के विचार के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें मुख्य बातें हैं। तो प्रत्येक श्रमिकों को उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी कार्यकुशलता के अनुसार कार्य देना चाहिए। वर्ग के अनुसार अधिकतम कार्य करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को क्या करनी चाहिए? सूचना देनी चाहिए कि तुम्हें इतना कार्य इतने समय पर पूरा करना है, अथवा कि शीघ्रता से कार्यक्षम रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी, क्योंकि हमें पता है इकाई में सभी कर्मचारियों की कार्य जो शक्ति होती है वह एक जैसी नहीं होती। कुछ कर्मचारी कैसे होते हैं, अधिक कार्य करते हैं, तो उनके कार्य के अनुसार उनका वेतन 30 से 100% की दर से वेतन बढ़ाना चाहिए के रूप में पहचान दी है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम संचालन के सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि संचालन का सिद्धांत का अर्थ क्या है। संचालन के सिद्धांत संचालकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? मार्गदर्शक की। हमें कौन सा कार्य किस दिशा में करना है वह। वास्तव में संचालन के सिद्धांत नियम नहीं है, मात्र क्या है? अनुभव का निचोड़ है। ऐसा बताया है कि संचालन में सिद्धांत होते हैं, लेकिन उसमें अनुभव का निचोड़ होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग संचालन शास्त्रियों ने अलग अलग परिस्थितियों में अपने निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, और वह निष्कर्ष व्यवहारिक भी सिद्ध हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम संचालक के सिद्धांत की डेफिनेशन देखेंगे कि व्यावसायिक इकाई में मानव व्यवहार को अनुकूल करने के लिए अमुक नियम बनाए, और जिससे हमारा लक्ष्य सरल प्राप्त हो जाता है, जिसे कहेंगे संचालन के सिद्धांत। अब संचालन के विचार के बारे में हम देखेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। संचालन कला विज्ञान इन दोनों का समन्वय है। विज्ञान होने से इसमें सिद्धांत होते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जो इसके सिद्धांत हैं वह जड़ नहीं होते। आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें परिवर्तन करते हैं। सामान्य दर में आवश्यक परिवर्तन करके नवीन सिद्धांतों को जोड़ने की इसमें गुंजाइश होती है। मानव व्यवहार और टेक्नोलॉजी के ऐसे तत्व हैं जो समय के साथ हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। संचालन के सिद्धांत निर्णय करने और उसका अमल करने के लिए विविध मार्गदर्शक हैं। संचालन के सिद्धांत अनुसार विविध प्रोत्साहन कर्मचारियों को मिलता है तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर बताया है कि एक कर्मचारी वह इकाई में कितने वर्ष तक कार्य करेगा अथवा करता है, उसके अनुसार क्या होता है, उसकी पदोन्नति करते हैं अथवा के प्रमोशन करते हैं। या तो कर्मचारियों की एबिलिटी, उसकी कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर उसका प्रमोशन किया जाता है। संचालन के सिद्धांत और संचालन की प्रविधि के बीच अंतर समझना यह अत्यंत आवश्यक है, जिसे इंग्लिश में कहा गया है मेथड एंड टेक्निक्स। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विविध कदमों का समूह है जो हमें मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम संचालन के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें 5 पॉइंट है। सर्वव्यापी स्वीकृति है, परिवर्तनशील है, सामान्य मार्गदर्शक है, मानव व्यवहार पर आधारित है और आकस्मिकता। स्वरूप संचालन का स्वरूप व्यवहारिक निष्कर्ष है, जड़ नहीं है, क्योंकि हमने आगे देखा कि आवश्यकता पड़ने पर इसे हम परिवर्तन करते हैं। स्वरूप में संचालन के स्वरूप में आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन तथा निर्णय ये अत्यंत आदि या मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सर्वव्यापी स्वीकृति। संचालन के सिद्धांत अधिकतर हम व्यावसायिक इकाई में देखते हैं, क्योंकि व्यावसायिक इकाई में जो प्रवृत्ति होती है वह सामूहिक रूप से होती है। इसमें विशेष सिद्धांत होते हैं और सिद्धांतों के अनुसार हम कार्य करते हैं। व्यावसायिक इकाइयों में संचालन के सिद्धांत को लागू किए जा सकते हैं, इसलिए कहा गया है यह कैसा है, सर्वव्यापक है, मतलब सभी जगह हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तनशील।
संचालन के सिद्धांत जड़ निष्कर्ष नहीं है, अपितु क्या है, परिवर्तनशील है। जिस तरह से विज्ञान में जो सिद्धांत होते हैं वह जड़ होते हैं, लेकिन संचालन में जड़ नहीं होते हैं। समय के अनुसार हम इसमें परिवर्तन करते हैं। संचालकों को जब और जैसी परिस्थिति में आवश्यक लगे उस तरह वह क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और इसमें विविध प्रकार की छूट भी होती है। उदाहरण के तौर पे कार्य का विभाजन का सिद्धांत। हमें पता है कई विशाल होती है, कई एक समान होती है और कोई लघु होती है। तो विशाल इकाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा सामान्य मार्गदर्शक। सामान्य मार्गदर्शक में संचालन के सिद्धांत अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा हम क्या करते हैं, अनुभवों का फल है। संचालन के सिद्धांत को लागू करते समय विशेषज्ञ उनसे हम क्या करते हैं, अलग अलग विशेषज्ञों से हम सलाह लेते हैं और व्यावसायिक इकाई का संचालन करते समय इकाई में विषम और जटिल समस्या आती है और ये समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, जो हर परिस्थिति में हर इकाई को समान परिणाम नहीं दे सकती। इससे संचालन के सिद्धांत को प्रत्येक इकाई में सख्ती से लागू किया जाता है। सिद्धांतों का मात्र मार्गदर्शन के रूप में अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग करके जो वांछित परिणाम है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा मानव व्यवहार पर आधारित। संचालन में मानव केंद्र स्थान पर होने से संचालन के सिद्धांत का मानव व्यवहार पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इकाई में दो व्यक्ति मुख्य होते हैं, एक श्रमिक, दूसरा मालिक। मानव व्यवहार यह मनोवैज्ञानिक का विषय है जिसका संचालन के सिद्धांत के अमल में ध्यान में रखा जाता है। पांचवा पॉइंट है आकस्मिकता। संचालन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक तत्व आकस्मिक भी है। किसी एक निश्चित अनिवार्य परिस्थिति में इन सिद्धांतों के उपयोग के लिए हम निर्णय लेते हैं, लेकिन जो भी हमारा निर्णय होता है इस तरह का निर्णय होना चाहिए जिससे हमारा जो लक्ष्य है वो समय से पूरा हो जाए। कर्मचारियों को योग्य वेतन देना और यह आकस्मिक आवश्यकता के आधार पर प्रभावशाली तत्वों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। महत्व मतलब कि इम्पोर्टेंस। संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार को दूर दृष्टि से प्रदान करते हैं, साथ ही संचालन का कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसका हम उपयोग करते हैं और विविध संचालक शास्त्रियों से हम क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, जिससे हमारा कार्य समय पूरा हो जाए। संचालन के महत्व में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि संचालकीय कार्यक्षमता में वृद्धि। तो संचालक की कार्यक्षमता में वृद्धि किस तरह हम कर सकते हैं, तो संचालन के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है यह मार्गदर्शन देता है अथवा की सलाह देता है, जिससे व्यवसायिक इकाई के कार्य की पद्धति सुधरती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा साधनों का महत्तम उपयोग। व्यवसायिक इकाई में जो भी भौतिक साधन है इनका हमें महत्तम उपयोग करना है और कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है, इस तरह की व्यवस्था करना है। और संचालकों को उनके द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभाव दिखाने के लिए अवसर दिए जाते हैं, जिसमें विविध प्रकार की जो भूल होती है, अपव्यय होता है, उसको हम रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समक्ष। सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य क्या है, मार्गदर्शन ही है, परंतु परिस्थिति के बदलते हुए वैश्विक पर्यावरण के समक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। हमें ऐसा पता है कि व्यावसायिक इकाई है कि हाँ समाज में ही होता है तथा जो भी हमारी इकाई है वो पर्यावरण के साथ में जुड़ी होती है। तो इस तरह से हमें कार्य करना है कि हमारा कार्य भी हो और पर्यावरण में हमारी जो इकाई है वह भी टिकी रहे। पांचवा पॉइंट है सामाजिक दायित्व निभाना। व्यवसाय क्या है, एक समाज का अंग है, क्योंकि हम जो व्यवसाय या इकाई शुरू करते हैं तो समाज के बीच में ही शुरू करते हैं।
व्यवसाय का एकमात्र लाभ कमाना होता है, ये हमारा ध्येय है, परंतु इसके साथ साथ में समाज का विकास भी होना, यह भी हमें ध्यान रखना है। संचालन के सिद्धांत इस तरह प्रभावशाली होनी चाहिए जो सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। छठा पॉइंट है हमारा संशोधन, प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। संशोधन मतलब खोज करना, प्रशिक्षण मतलब सिखाना, विकास मतलब कि डेवलप करना। संचालन के सिद्धांत संचालन की विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों को उपयोग, प्रशिक्षण देना, उनको शिक्षा देना, उनका विकास करना, ये तो संभव है, लेकिन इसके साथ में व्यावसायिक इकाई में जो नियुक्ति होती है तो इस तरह से नियुक्ति होनी चाहिए अथवा कसौटी होनी चाहिए जिससे हमें कर्मचारियों के कार्य के प्रति हमें पता चले कि कर्मचारियों को किस कार्य में रुचि है। संचालन की विचारधाराएं संचालन के क्षेत्र में हुए विविध संशोधन, अध्ययन, परिणाम संचालन की विचारधारा का क्या हुआ, विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। विचारधाराओं में भी अनेक संचालन शास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और इन्हीं संचालन की विचारधारा को अभिप्राय भी कहा जाता है। संचालन की कितनी विचारधाराएं जो हम नीचे देखेंगे। तो संचालन की जो पहली विचारधारा है वह क्या है कि पारंपरिक विचारधारा। संचालन की विचारधारा ये 19वीं सदी के अंत की विचारधारा प्रस्तुत पारंपरिक विचारधारा के रूप में जानी जाती है। मतलब इस विचारधारा का प्रारंभ कब हुआ, तो 19वीं सदी में, और इसके मुख्य प्रेरणा है संचालनविद फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योर्ड। पारंपरिक विचारधारा के टेलर का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारे पारंपरिक विचारधारा है इसके जो मुख्य महत्वपूर्ण योगदान जो देने वाले विद्वान हैं वह कौन है, फ्रेडरिक टेलर हैं। इन्होंने पारंपरिक विचारधारा में जो प्राचीन समय में रूढ़िगत पद्धतियाँ होती थी उनका निरीक्षण किया और उन्होंने नवीन पारंपरिक विचारधाराओं की तरफदारी की है और उन्होंने कहा है कि जो रूढ़िचुस्त विचारधारा थे उनको उन्होंने हटा करके नवीन विचारधारा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कर्मचारियों के वेतन की तरफदारी की है कि आप कर्मचारियों को विविध प्रकार से व्यवस्थित वेतन देंगे, अधिक वेतन देंगे तो कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य करेंगे जिससे हमारी इकाई को लाभ प्राप्त होगा, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा नवीन पारंपरिक विचारधारा। संचालन की पारंपरिक विचारधारा की कितनी ही कमियों को दूर करने के लिए संचालन शास्त्रियों ने क्या किया है, उसमें सुधार किए हैं जिन्हें हम नव पारंपरिक विचारधारा के रूप में पहचान सकते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में, जब 19वीं सदी था उसके प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक जो एल्टन मेयो थे उन्होंने विविध प्रयोग किए हैं, इसलिए इस विचारधारा का जन्म हुआ है और एल्टन मेयो को नवीन विचारधारा के प्रेरता के रूप में जाना जाता है। ऐसा बताया उन्होंने कि जो संचालन के जो विचारधारा है वो कैसी है, व्यवहार लक्ष्य है, ये सामूहिक प्रवृत्ति है, इसलिए इसमें जो व्यवहार है वो सुमेलपूर्वक होना चाहिए। कर्मचारी का विविध रूप से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, उनकी बातों का ध्यान रखना है, उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है इस पर हमें अर्थघटन निकालना है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, मानव व्यवहार, मानव संबंध आदि तत्वों को हम इसमें जोड़ सकते हैं और नवीन पारंपरिक विचारधाराओं में जो लेखक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, किस किस का योगदान हुआ है अथवा उन्होंने योगदान दिया है, तो उसमें एल्टन मेयो है, एंसिस लिकर्ट है और कीश आर्गिसर, ये इन सभी का खूब योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहार संबंधी विचारधारा। व्यवहार संबंधी विचारधारा संचालन अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। प्रोफेसर रुबिक ने क्या कहा है, आप कर्मचारियों का ध्यान रखो, कर्मचारी उनकी विशेष बातों का ध्यान रखेंगे और व्यावसायिक इकाई में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संचालकीय कार्य का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानव व्यवहार
के साथ सीधा संबंध है, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और जिसमें अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सूचना संचार, औद्योगिक विवाद, इस पर हम क्या करेंगे, विशेष निवारण करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। यह अत्यधिक मनोवैज्ञानिक होने से इसमें आर्थिक परिबल की कहीं अवगणना हुई है, ऐसा जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधुनिक विचारधाराएं। आधुनिक विचारधारा 1960 के बाद की बात कही है कि 1960 में बहुत सारे उद्योगों में परिवर्तन हुआ है और संचालन मात्र व्यावसायिक इकाई का क्षेत्र न रहने से संचालकों में विशिष्ट व्यावसायिक वर्ग इस समय दौरान खड़ा हुआ है, जिसमें संचालन के साथ अनेक चीज़ें भी जोड़ी गई हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आदि की हिमायत की गई है। इस विचारधारा में कुंतज ने, ऑडोनल ने, जॉर्ज ने, टेरी ने, संचालन विदों ने अपना अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक संचालन का दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी कदम था। वे रूढ़िबद्ध पद्धति से दूर रहते थे, श्रमिक और स्वामी के प्रति सूत्रता बनी रहे, इस तरह का वह सोचते थे। वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत में पहला पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति में कार्य करने के लिए जो रूढ़िबद्ध पद्धति है जो प्राचीन समय में होती थी, उनका त्याग करके नवीन पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा कार्य श्रेष्ठ हो। दूसरा पॉइंट है आयोजन और अमलीकरण। रूढ़िबद्ध पद्धति की तरह श्रमिक ही आयोजन और अमलीकरण करें, इसके स्थान पर आयोजन का कार्य विशेषज्ञ द्वारा हमें कराना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा कार्य का विश्लेषण। अल्प खर्च में और शीघ्र कार्य करने के लिए कार्य का विश्लेषण करना चाहिए, जिसमें समय निरीक्षण करना, गति निरीक्षण करना और थकान और अल्प लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण और सरलीकरण ये दोनों प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कार्य करने से पहले होनी चाहिए, जिसमें साधन, औजार, समय और कार्य की स्थिति के बारे में प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण। श्रमिकों का चुनाव योग्य रूप से होना चाहिए, वैज्ञानिक स्तर पर होनी चाहिए, उनकी शिक्षा के ऊपर, योग्यता के अनुसार, उनकी उनमें रही हुई एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। कर्मचारी को इस तरह से कार्य सौंपने चाहिए जिससे कर्मचारी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और वह अपने कार्य के प्रति अच्छी तरह से कार्य कर सके, कार्य में वृद्धि कर सके, इस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए। और विविध वैज्ञानिक परीक्षा भी करनी चाहिए जिससे कार्य सिद्ध हो। सातवां पॉइंट है हमारा वित्तीय प्रोत्साहन। वित्त अर्थात पैसा। तो कुशल कर्मचारियों को वित्तीय अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कर्मचारी अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करे। और प्रोत्साहन वेतन योजना की क्या करनी चाहिए, सिफारिश करनी चाहिए। कर्मचारी का व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर यह प्रथा अपनानी चाहिए और वैज्ञानिक अध्ययन से निश्चित होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है हमारा मितव्ययता। वैज्ञानिक संचालन के अमल के दौरान मात्र हमें वैज्ञानिक टेक्निकल का आधार ध्यान न रखकर अल्प लागत पर जोर देना चाहिए। हमें ये पता है कि वैज्ञानिक रूप से हम कार्य तो करेंगे, लेकिन लागत कैसी होनी चाहिए, कम लागत में अधिक से अधिक कार्य करें, इस तरह से हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और इकाई में किसी भी प्रकार का विचलन हो उसको ढूंढ करके उसका समाधान करना चाहिए। आठवां पॉइंट है हमारा मानसिक क्रांति। स्वामी और श्रमिकों के बीच का जो संबंध है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मालिक को उसका लक्ष्य पूरा करना है, कर्मचारी को उसके वेतन के प्रति उत्साहित हो, इस तरह के कार्य करने चाहिए। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों की तकनीकी। इसमें पहला पॉइंट है समय निरीक्षण। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जितना समय लगता है और उसको हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे समय निरीक्षण।
और यह कार्य करने के लिए जो स्थिति में जो समय हम निश्चित करते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रमाण समय कहेंगे। और टेलर ने क्या कहा है कि हम जो भी कार्य करें तो सावधानी पूर्वक करके उसका निरीक्षण करना चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो। विद्यार्थी मित्रों, दूसरा पॉइंट है हमारा गति निरीक्षण। गति निरीक्षण अर्थात अनावश्यक गलत दिशा में, जहाँ जरूरत ना हो उस दिशा में जो कार्य हो रहे हैं अथवा दुरुपयोग हो रहे हैं, तो ये दुरुपयोग को रोकने की जो पद्धति है उसे हम क्या कहेंगे, गति निरीक्षण। साथ ही उत्पादन में वृद्धि भी इसके द्वारा की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है अल्प समय में और दुरुपयोग को रोककर एक योजना तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भिन्न वेतन पद्धति। तो भिन्न वेतन पद्धति दर है, इसका कार्य क्या है, तो श्रमिकों को उनके कार्य के समय के आधार पर क्या करना चाहिए, वेतन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी पद्धति को हम वेतन दर पद्धति कहेंगे। श्रमिकों को प्रोत्साहन के लिए टेलर ने उत्तेजक वेतन प्रथा की सिफारिश की है। कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी या अन्य जगह सभी लोगों की जो कार्य क्षमता है वह कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसलिए कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार उनको वेतन चुकाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के संचालन के सिद्धांत। तो हेनरी फेयोल के संचालन के सिद्धांत के कुछ भागों में हमने इनको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो इसके 6 भाग हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा टेक्निकल प्रवृत्तियाँ। क्या है टेक्निकल प्रवृत्तियाँ, तो इनमें किस बातों का समावेश होता है, तो इसमें कारखाना, यंत्र आदि का समावेश होता है। दूसरा हमारा है वाणिज्य प्रवृत्तियाँ। ये प्रवृत्तियों में क्रय मतलब वस्तु को खरीदना, बेचना, विनिमय करना आदि का समावेश होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा वित्तीय प्रोत्साहन। तो इसमें पूंजी की प्राप्ति, कहाँ से पूंजी प्राप्त करना है और इकाई में पूंजी कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, और इकाई में जो भी वस्तु है, जो भी साधन है और औजार है, इनकी सुरक्षा करना। चौथा पॉइंट है हमारा संरक्षण प्रवृत्तियाँ, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा करना, इकाई की जो संपत्ति उसकी सुरक्षा करना आदि का समावेश होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा हिसाबी प्रवृत्तियाँ, जिनमें विविध प्रकार के पत्रक होते हैं, उनका हम अभ्यास करते हैं अथवा इसमें समावेश होता है, जैसे कि वित्तीय पत्रक, आंकड़ाकीय पत्रक आदि। छठा पॉइंट है हमारा संचालकीय प्रवृत्तियाँ। इसमें आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण आदि का समावेश होता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हेनरी फेयोल ने नवीन पद्धति को ध्यान में रखकर इसके कुछ 14 सिद्धांत बताए हैं। तो इनमें से हम सबसे पहला पढ़ेंगे श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत किस लिए है, तो संचालकों की कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो कर्मचारियों के बीच में उनको क्या किया जाता है, काम को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कर्मचारी कम समय में अच्छे से अच्छा कार्य करे, कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो, और कर्मचारियों को अधिक श्रम की आवश्यकता भी ना हो, श्रम की बचत हो, कर्मचारी थके भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिकार और दायित्व का विभाजन। अधिकार और दायित्व क्या एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि हम किसी को अधिकार देंगे तो वो अपना दायित्व समझकर कार्य पूरा करेगा। इसमें अधिकार देते समय कर्मचारी को पद, ज्ञान, योग्यता, उसका अनुभव, उसकी एबिलिटी आदि को ध्यान में रखकर दिया जाता है, जिससे कर्मचारी को उत्साह होती है और लक्ष्य हमारा सरल रूप से प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन जो हर जगह हमें देखने को मिलता है, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, हर जगह। साधनों के महत्तम उपयोग और प्रवृत्तियों को शाश्वत के लिए औद्योगिक अनुशासन होना आवश्यक है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो कर्मचारी अपना कार्य योग्य रूप से पूरा नहीं करेंगे। इसलिए हर जगह सुमेल भरा वातावरण के लिए हमें अनुशासन रखना चाहिए। अनुशासन
के कारण कर्मचारियों की संख्या विशाल अनुशासन आचार संहिता नियंत्रण करना सरल होता है। अनुशासन होगा तो कर्मचारियों का हम नियंत्रण कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं, कर्मचारी को कार्य के प्रति आनंद बढ़ा सकते हैं, संचालक भी सरलता से काम कर सकता है और उच्च कर्मचारी, निम्न कर्मचारी अथवा मालिक और श्रमिकों के बीच का जो संबंध है वो भी अच्छा बना रहता है। चौथा पॉइंट है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। कर्मचारी एक से अधिक उच्च अधिकारियों के आदेशों का क्या करते हैं, पालन एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए उनको उनके कार्य की प्रवृत्ति में कर्मचारियों को एक उच्च अधिकारियों को सत्ता सौंपनी चाहिए, जिससे वह अपने विभाग के कर्मचारियों को आदेश दे सके और सूचना सही होगी तो कर्मचारी अच्छे से कार्य करेंगे। इसलिए कहा है कि आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, इसमें किसी भी प्रकार की उलझन पैदा नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत। मार्गदर्शन अर्थात क्या कि हमें कौन सा कार्य किस तरह करना है, किस मार्ग पर चलना है, इसलिए सिद्धांत बनाया गया। क्योंकि हमें पता है जो प्लानिंग है, आयोजन है, वो किसके लिए बनाया जाता है, भविष्य के लिए। जो कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर पूर्ण किया जाता है और आयोजन को लागू करते समय इसमें विचलन दिखती है तो मार्गदर्शन क्या करता है, इन विचलन को ढूंढ करके हमारा कार्य पूरा करता है और एक समान कार्यों और प्रयत्नों का संकलन भी सरल रीत से हो जाता है। और सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी समूह के ऊपर एक से अधिक कार्य होना चाहिए। यह समूह एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह कार्य करता होना चाहिए। ऐसा बताएं, एक अधिकारी को हम कार्य सौंप दें तो वो अधिकारी क्या करेंगे, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को सूचना दे देंगे, जिससे हमारा कार्य अच्छी तरह पूरा हो सकेगा। छठा पॉइंट है समान हित को अधिक और व्यक्तिगत हित को गौण। संचालन क्या है, सामूहिक प्रवृत्तियाँ है, क्योंकि एक व्यक्ति के अनुसार हम संचालन नहीं कर सकते, इसमें अन्य व्यक्ति होते हैं। व्यक्तियों के मध्य, विभाग के बीच में क्या होता है, संकलन होता है, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं, इन लोगों के संबंध है वो भी सुमेल भरे होते हैं। व्यक्तिगत या कर्मचारी समूह के हित को समग्र इकाई के हित को समक्ष गौण मानकर हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को प्रधानता देनी चाहिए। सातवां पॉइंट है हमारे कर्मचारी को योग्य वेतन का सिद्धांत। कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनको उनके कार्य के प्रति क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है, उसे हम वेतन कहेंगे, सैलरी कहेंगे, इनकम कहेंगे। और कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला जो वेतन है वो कैसा होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, न कि कर्मचारियों से अधिक कार्य करा के उनको कम वेतन देंगे तो कर्मचारी अपने कार्य के प्रति इतने सक्षम नहीं होंगे, उनको कार्य के प्रति रुचि नहीं होगी और वह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी कर सकते हैं। हम उनका वेतन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कर्मचारी क्या करेंगे, स्थानांतरण नहीं करेंगे और कुशल कर्मचारियों को बोनस, लाभ आदि जैसी सेवाएं देनी चाहिए, जिससे वो अपने कार्य के प्रति क्या हो, उत्सुक हों। आठवां पॉइंट है हमारा केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत व्यवस्था तंत्र के ढांचे को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय और विकेंद्रीकरण यह आवश्यक है। व्यवस्था तंत्र में जितने अंश में सत्ता सौंपी नहीं गई उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब एक ही लोगों के पास राइट्स हो, विकेंद्रीकरण मतलब उसका डिवाइड कर दिया हो। तो कर्मचारियों की शक्ति और श्रेष्ठ उपयोग हो, इसके लिए केंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाना चाहिए। केंद्रीकरण कम सफल होता है क्योंकि विशाल आकार की इकाइयों में केंद्रीकरण कम सफल होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं और इकाई के कद के अनुसार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण अपनाया जाता है। जहाँ पर इकाइयाँ विशाल होती हैं वहाँ विकेंद्रीकरण किया जाता है, जहाँ पर इकाइयाँ लघु होती हैं वहाँ पर केंद्रीकरण किया जाता है। अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत, ये सिद्धांत उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारियों तक को जोड़ने के लिए रहती है और यह अधिकार की श्रृंखला उच्च संचालकों से लेकर निम्न संचालक तक अटूट रहनी चाहिए और प्रत्येक स्तर के कर्मचारी को उनको अधिकार और दायित्व का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। काम करने वाले कर्मचारियों का पता होना चाहिए वो कितने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व है और उनके प्रति उसका कितना दायित्व है। ये सारी श्रृंखलाएँ इनके कारण होती है जो उच्च स्तर से निम्न स्तर की और निम्न स्तर की उच्च स्तर की ओर क्या करती है, सूचना देती है। 10वां पॉइंट है हमारा व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत दो बातों पर जोर देता है, एक माल सामान की व्यवस्था, दूसरी सामाजिक व्यवस्था। माल सामान मतलब इकाई में जो माल सामान की आवश्यकता होती है वह, और सामाजिक व्यवस्था क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं वो समूह में करते हैं और व्यवसाय भी क्या है, एक समाज का एक भाग है।
माल सामग्री की प्रत्येक वस्तु उसके योग्य स्थान पर योग समय पर पहुंचनी चाहिए और उचित योग्यता कुशलता वाले कर्मचारियों को योग्य स्थान पर उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, जिससे वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। और कर्मचारी की भर्ती की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 11वां पॉइंट है हमारा समानता का सिद्धांत। कर्मचारी संचालन व्यवस्था का क्या है, एक भाग है। कर्मचारी एक जीवित व्यक्ति है, इसलिए उसको काम लेने के लिए हमें जो व्यवहार है वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अधिकारियों को कर्मचारियों के काम लेते समय हमेशा न्यायपूर्ण होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। औपचारिक परंपरागत तरीके से स्थान और अनौपचारिक व्यवहार तरीके से समानता स्थापित करनी चाहिए। कर्मचारी संचालक के प्रति व्यवहार रुझान समानता न्याय पर आधारित होता है, इसलिए कर्मचारी और मालिक के प्रति किसी भी प्रकार का रुझान या समस्या या तनाव नहीं होना चाहिए। 12वां पॉइंट है हमारा कि कर्मचारी की स्थिरता का सिद्धांत। स्थायी और स्थिर कर्मचारी व्यावसायिक इकाई की क्या है, पूंजी है, क्योंकि वो एक ही इकाई में अनेक वर्ष तक, वो कितने वर्षों तक काम करते हैं, 5-10 वर्षों तक, तो उनको उनकी इकाई के प्रति सभी चीज़ें पता है कि कहाँ किस तरह से काम करना है। यदि हम वही इकाई में नए कर्मचारी की भर्ती करेंगे तो उनको फिर से सिखाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जो पुराने कर्मचारी है वो व्यावसायिक इकाई के क्या हैं, एक पूंजी माने जाते हैं। उन हमारे व्यवसाय का जो डेवलप है उनके ऊपर जुड़ा हुआ है। व्यावसायिक इकाई की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारी की स्थिरता का महत्वपूर्ण योगदान है। दीर्घ समय के लिए कर्मचारी किसी इकाई में रहने से अभ्यास झुकाव मोड़ के प्रभाव में परिणाम स्वरूप उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। स्थानांतरण की दर भी कमी होती है। इसलिए कर्मचारी को समय पर पदोन्नति करनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए और उनको समयसर वेतन भी देना चाहिए। 13वां पॉइंट है हमारा सूत्रपात का सिद्धांत। संचालकों में जिस प्रकार उद्योग साहसिकता आवश्यक है, वैसे कर्मचारियों में पहल वृत्ति होना आवश्यक है। संचालकों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे कर्मचारी क्या अपने कार्य के प्रति उत्साहित हो, स्वतंत्र रूप से वह कार्य सकें तथा उनमें रही हुई शक्तियों का वो क्या करें, विकास करें। 14वां पॉइंट है हमारा समूह भावना का सिद्धांत। व्यावसायिक इकाई की सफलता का आधार संचालक और कर्मचारियों के संबंध पर आधारित होता है। कर्मचारी और मालिक के बीच संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हमारी इकाई का विकास नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। इसलिए इन दोनों के बीच का जो स्वभाव है, जो संबंध है, सुमेलपूर्वक होना चाहिए। यदि सभी कर्मचारी समूह बनकर कार्य करेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा और सरल भी हो जाता है। हेनरी फेयोल ने उपयुक्त सिद्धांत दर्शाते समय कहा है कि संचालन के सिद्धांतों की उपयुक्त सूची अंतिम सूची नहीं है। इसमें विविध अनुभव, संशोधन, नवीन टेक्नोलॉजी, नए सिद्धांत को जोड़कर हमें कार्य करना चाहिए। सिद्धांतों में व्यावसायिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक प्रकार की सभी प्रवृत्तियां जुड़ी होती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि पीटर एफ ड्रकर का संचालन के क्षेत्र में योगदान। इन्होंने संचालन के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, तो 1909 से 2005 के में ये प्रख्यात संचालन शास्त्री के रूप में या प्रख्यात थे। लेखक, चिंतक और शिक्षणविद थे। वैश्वीकरण के कारण समस्त विश्व की व्यावसायिक व्यवस्थाओं में इन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया है, जिस कारण से इन्हें संचालन की नवीन पद्धतियों का विकास उत्पन्न हुआ है। पीटर डेफ ड्रकर मानव संपत्ति को व्यावसायिक इकाई में योगदान कहते हैं। ऐसा बताया व्यवसाय में सबसे बड़ी जो पूंजी है वह क्या है, मानव है, कर्मचारी है, और इसे ध्येयलक्षी संचालन और स्वयं नियम का सिद्धांत इसमें बताया है। ध्येयलक्षी संचालन के विषय में बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारी संचालक के लक्ष्य में सूत्रता होनी चाहिए। मतलब एक ही बात दोनों के दिमाग में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का इन दोनों के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य समय से पूरा होगा। और योगदान मानव संसाधन संचालन, बाजार संचालन और तनाव संचालन में, इसलिए पीटर एफ ड्रकर को आधुनिक संचालन के क्या कहा गया है, पिता के रूप में पहचाना गया है।